हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो PYQ से लिए गए हैं एवं आने वाले समय में परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आते हैं। देखते हैं इसमें क्वेश्चन के बारे में क्या बताया जा रहा है। निम्नलिखित कथनों में अवबोध स्तर पर शिक्षण की विशेषताओं तथा मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित तथ्यों की पहचान कीजिए। सबसे पहले इसमें बताया जा रहा है कि शिक्षण तथ्यों और सूचना के स्वर पठन पर बल देता है। शिक्षण तथ्यों और सूचना के स्वर पठन पर बल देता है, ये बात तो सही है। आगे हम देखते हैं, इसमें बताया गया है कि शिक्षण तथ्यों और सूचनाओं के मध्य संबंधों को बढ़ावा देने की एक गतिविधि है। शिक्षण तथ्यों और सूचनाओं के मध्य संबंधों को देखने को बढ़ावा देने की एक गतिविधि है। आगे हम देखते हैं कि शिक्षक अपेक्षा करता है कि विद्यार्थी अपने शब्दों में अभिप्राय का रूपांतरण और निर्वचन करने में सक्षम हो सके। शिक्षक अपेक्षा करता है कि विद्यार्थी अपने शब्दों में अभिप्राय का रूपांतरण और निर्वचन करने में सक्षम हो सके। और आगे इसमें बताया जा रहा है, ये भी सही लग रहा है, सही ही है। और आगे हम देखते हैं, इसमें बताया गया है कि शिक्षक प्रस्तुत तथ्यों के पुनः स्मरण और अभिज्ञान पर बल देता है, या फिर शिक्षक मुख्य विचार को स्पष्ट करने के लिए बड़ी संख्या में उदाहरण देता है। तो हम देखते हैं ये भी सही है, यानी चौथा तो नहीं सही लग रहा है। हम देखते हैं आप आंसर में क्या हो जाएगा। 1 2 3 3 4 5 1 4 5 2 3 और 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 और 5। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि शिक्षण अभिवृद्धि का जो तात्पर्य है पूर्णतः अभ्यर्थियों के मूल्यांकन से है। शिक्षण अभिवृद्धि का तात्पर्य किससे होता है? तो पूर्णतः अभ्यर्थियों के मूल्यांकन से है, जो शिक्षण व्यवसाय को अपने ज्ञान व कौशल से अपनाना चाहते हैं। एक सफल शिक्षक की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। यहाँ शिक्षण की कुछ महत्वपूर्ण जो ये विशेषताएं इसमें बताई गई कि इनमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें बताया गया है कि शिक्षण तथ्यों और सूचनाओं के मध्य संबंधों को देखने को बढ़ावा देने की एक गतिविधि है। उसके बाद शिक्षक अपेक्षा करता है कि विद्यार्थी अपने शब्दों में अभिप्राय का रूपांतरण और निर्वाचन करने में सक्षम हो सके, और शिक्षक मुख्य विचार को स्पष्ट करने के लिए बड़ी संख्या में उदाहरण देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 और 5। फ्रेंड्स, यदि आप क्लास को देख रहे हैं तो क्लास को एंड तक जरूर देखें। और इस चैनल पर आपको प्राचीन इतिहास यानी कि इतिहास विषय और यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करवाई जाती है। जो इतिहास विषय है वो TGT, PGT, LT, GIC एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। और यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करवाई जाती है। इस चैनल पर चीज़ों को विस्तृत समझाया जाता है, फिर उसी टॉपिक का PYQs करवाया जाता है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 सेट दिए गए हैं। नीचे 2 सेट दिए गए हैं। सेट 1 में अधिगमकर्ता की विशेषताओं का प्रकार दिया गया है और सेट 2 में उनकी व्याख्या दी गई है। तो दोनों सेटों को सुमेलन कीजिए। दोनों सेटों का सुमेलन करना, इसमें देखिए इधर बताया गया है कि अकादमिक विशेषताएं इधर पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा पूरा क्वेश्चन। अकादमिक विशेषताएं हैं, सामाजिक विशेषताएं हैं, भावनात्मक विशेषताएं हैं, संज्ञानात्मक विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकादमिक विशेषताएं। अकादमिक विशेषताएं क्या होती हैं? अकादमिक विशेषताओं के अंतर्गत अधिगमकर्ता आवश्यकता पड़ने पर अपने पाठ्यक्रम में विभिन्न तथ्यों का चयन करता है। तो ये जो है ये इससे पहला वाला मैच होगा। अकादमिक विशेषताएं क्या है? तो अधिगमकर्ता आवश्यकता पड़ने पर अपने पाठ्यक्रम में विभिन्न तथ्यों का चयन करता है। और जो सामाजिक विशेषताएं हैं, तो सामाजिक विशेषताएं इसके अंतर्गत अधिगमकर्ता समकक्षियों के टीम मेंबर के रूप में कार्य करता है। सामाजिक विशेषताओं के अंतर्गत अधिगमकर्ता समकक्षियों के टीम मेंबर के रूप में कार्य करता है। और जो भावनात्मक विशेषताएं हैं, तो भावनात्मक विशेषताओं के अंतर्गत अधिगमकर्ता
भावनात्मक विशेषताओं के अंतर्गत अधिगमकर्ता अपनी कक्षा के सदस्यों की पसंद और नापसंद की दृष्टि से व्यक्तिगत मतभेदों को सम्मान देना शुरू कर देता है। यानी कि किसी का सम्मान देना, किसी का अपमान करना, ये कैसी है? भावनात्मक विशेषता है। आगे इसमें बताया गया है चौथा, संज्ञानात्मक विशेषताएं क्या होती हैं? तो संज्ञानात्मक विशेषताओं के बारे में इसमें बताया गया है कि अधिगमकर्ता संबंधित संदेशों का सही रूप में संकेतन और विसंकेतन करता है। अधिगमकर्ता संबंधित संदेशों का सही रूप में संकेतन और विसंकेतन करता है। यही क्या है? तो यही संज्ञानात्मक विशेषता है। यही संज्ञानात्मक विशेषता है। एक बार हम फिर से देखते हैं अकादमिक विशेषताएं क्या हैं। तो अकादमिक विशेषताओं के अंतर्गत अधिगमकर्ता आवश्यकता पड़ने पर अपने पाठ्यक्रम में विभिन्न तथ्यों का चयन करता है। और जो सामाजिक विशेषता है, समाज से रिलेटेड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? तो अधिगमकर्ता समकक्षियों के मेंबर के रूप में कार्य करता है। और आगे इसमें बताया गया है भावनात्मक विशेषताएं क्या है? तो भावनात्मक विशेषताओं में जो फीलिंग्स होती हैं, यानी अधिगमकर्ता अपनी कक्षा के सदस्यों की पसंद और नापसंद की दृष्टि से व्यक्तिगत मतभेदों को सम्मान देता है। और संज्ञानात्मक में क्या होता है? तो संज्ञानात्मक में अधिगमकर्ता संबंधित संदेशों का सही रूप में संकेतन और विसंकेतन करता है। फ्रेंड्स, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बताया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि शिक्षक की प्रभाविता का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से अधिगमकर्ता संबंधी तथ्य कौन से हैं? अधिगमकर्ताओं की कार्य संगत क्षमताएं, शिक्षक की विषय वस्तु पारंगतता, शिक्षण पद्धतियों का विकल्प, कक्षा की संरचना, विद्यार्थियों की तत्परता। प्रश्न कह रहा है कि शिक्षक की प्रभाविता का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से अधिगमकर्ता संबंधी तथ्य कौन कौन से हैं? शिक्षक की प्रभाविता का निर्धारण करने के लिए अधिगमकर्ता संबंधित तथ्य कौन कौन से हैं? तो इसमें हम देख रहे हैं ये चल क्यों नहीं रहा है? इसमें हो जाएगा शारीरिक स्वास्थ्य, यानी लिखने पढ़ने वाली जो चीजें हैं। ये चल क्यों नहीं रही है क्लास? सॉरी, क्लास चल क्यों नहीं रही है? हाँ, आगे देखते हैं शिक्षक की प्रभाविता का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिगमकर्ता संबंधित तथ्य हैं? तो अधिगमकर्ताओं की कार्य संगत क्षमताएं, शिक्षक की विषय वस्तु पारंगतता, शिक्षण पद्धतियों का विकल्प, कक्षा की संरचना, विद्यार्थियों की तत्परता। तो हम देखते हैं इसमें से क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसमें हो जाएगा अधिगमकर्ता की कार्य संगत क्षमताएं, और लास्ट का ई नंबर हो जाएगा विद्यार्थियों की तत्परता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और ई। एक अधिगमकर्ता किसी भी शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में एक मुख्य व्यक्ति है। अधिगमकर्ता की कार्य संगत सक्षमताएं और विद्यार्थियों की तत्परता से शिक्षक का प्रभाविता का निर्धारण किया जा सकता है। जैसे बताया गया है कि शारीरिक स्वास्थ्य यानी लिखने पढ़ने में, मानसिक स्वास्थ्य यानी समझने में, इच्छा शक्ति, उसकी मूल क्षमता, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। आगे हम देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। कॉलेजों में शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशनात्मक रणनीति यथोचित होगी? व्याख्यान कार्य को कंप्यूटर के माध्यम से पुनर्स्थापित करना, विद्यार्थियों के तत्परता के संदर्भ में कर सकता है, विद्यार्थियों के तत्परता स्तर के संबंध में कर सकता है। कैन डू मतलब कर लेना, विल डू कर लेगा, या इसके अनुसार शिक्षण को अनुकूल बनाना, या फिर कक्षा में बायोमेट्रिक आधारित उपस्थिति की शुरुआत करना, अधिगमकर्ता की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण पद्धतियों को बहुविध बनाना, उपलब्धियों का उत्तरदायित्व देकर तथा अभिज्ञान देकर विद्यार्थियों को संलिप्त करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, डी और ई। इसका आंसर हो जाएगा बी, डी और ई।
इसमें बताया गया है कि विद्यार्थियों की तत्परता के स्तर के संबंध में कर सकता है यानी कैन डू, कर लेगा यानी विल डू, इसके अनुसार शिक्षण को अनुकूल बनाना और कक्षा में बायोमेट्रिक आधारित उपस्थिति की शुरुआत करना एवं अधिगमकर्ता की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण पद्धतियों को बहुविध बनाना। आगे हम देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, डी और ई। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया जा रहा है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्षमता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध स्वरूप यथोचित होगा? मौलिक शोध, व्यवहारिक शोध, क्रियात्मक शोध, निर्जातीय शोध। तो निर्माणात्मक क्षमता में सुधार के लिए कौन सा शोध स्वरूप यथोचित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक शोध। निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्षमता में सुधार के लिए शोध का क्रियात्मक शोध स्वरूप यथोचित होगा। क्रियात्मक शोध दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें पहला शब्द क्रियात्मक का अर्थ है करना, क्रियात्मक, इसमें क्रियात्मक इसका पहले शब्द का अर्थ होता है करना, तथा जो दूसरा शब्द है शोध, जो दूसरा शब्द ये शोध है, इसका मतलब होता है अनुसंधान, जिसका अर्थ है विश्लेषण करना। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ करके सीखने से भी है और यह एक चक्रीय प्रक्रिया है जो सतत रूप से चलती रहती है। मतलब कि जो ये क्रियात्मक शोध चक्रीय प्रक्रिया है, ये हमेशा सतत चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें बताया गया है कि नीचे दो सेट दिए गए हैं। सेट 1 में शोध में प्रयुक्त कुछ शब्द दिए गए हैं, जबकि सेट 2 में उनकी व्याख्या दी गई है। तो इसका मिलान करना है। हम देखते हैं इधर इसमें क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है अभिधारणा। अभिधारणा अभिधारणा। दूसरा दिया गया है निर्माता, चर और व्यवस्थित त्रुटि। तो अभिधारणा क्या है? अभिधारणा ये प्रत्यक्ष साक्ष्य की कमी के कारण माने गए सिद्धांत का विवरण है। अभिधारणा प्रत्यक्ष साक्ष्य की कमी के कारण माने गए सिद्धांत का विवरण है। और निर्मिता क्या है? निर्मिता क्या होती है? तो निर्मिता प्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय नहीं है, लेकिन ये अस्तित्व में होता है। जो निर्मिता ये प्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय नहीं है, लेकिन ये अस्तित्व में होती है। तीसरा नंबर आता है चर। चर क्या है? तो चर से संख्यात्मक या गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है। इससे संख्यात्मक या गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है। नेक्स्ट है व्यवस्थित त्रुटि। चर से व्यवस्थित त्रुटि क्या है? इससे प्राप्त परिणाम किसी विशिष्ट दिशा में परिवर्तित होते हैं। और चर क्या है? तो इससे संख्यात्मक या गुणात्मकता में परिवर्तन हो सकता है। आगे हम देखते हैं। तो इसका आंसर बताया गया है ए का तीसरा, यानी यही जो भी बता दिया गया कि अभिधारणा क्या है। तो यह प्रत्यक्ष साक्ष्य की कमी के कारण सिद्धांत का विवरण होता है। और तो निर्मिता क्या है? तो निर्मिता यद्यपि यह प्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय नहीं है, लेकिन अस्तित्व में होता है। और चर क्या है? तो चर से संख्यात्मकता या गुणात्मकता में परिवर्तन हो सकता है। और व्यवस्थित त्रुटि क्या है? इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यह है कि इससे प्राप्त परिणाम किसी विशिष्ट दिशा में परिवर्तित हो सकते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वें के बारे में बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय के एक शिक्षक ने शोध अध्ययन किया, जिसमें विद्यार्थियों के परिवार और उनके आवास के सामाजिक आर्थिक स्तरों के अनुसार उनकी सहभागिता के स्तर पर प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए व्याख्यान सह निर्देशन पद्धति का प्रयोग किया गया। इस अध्ययन में किस चर को स्वतंत्र चर कहा जाएगा? तो इस अध्ययन में व्याख्यान सह प्रदर्शन पद्धति को स्वतंत्र चर कहा जाएगा। विश्वविद्यालय के एक शिक्षक ने शोध किया, जिसमें विद्यार्थियों के परिवार और उनके आवास
के सामाजिक स्तरों के अनुसार उनकी सहभागिता के स्तर पर प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए व्याख्यान किया गया। तो व्याख्यान सह निर्देशन पद्धति के प्रयोग से अपने शोध को पूरा किया और निष्कर्ष प्राप्त किया। तो यह एक स्वतंत्र चर है, क्योंकि यह किसी भी प्रकार से शोध के आंकड़ों पर निर्भर नहीं है, क्योंकि दूसरे प्रकार के आंकड़े उपलब्ध होने पर भी यह पद्धति शोध में सहायक होती है। तो ऐसा सभी एक दूसरे किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, अतः ये स्वतंत्र चर है। ऑप्शन नंबर ए, व्याख्यान प्रदर्शन पद्धति। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जब कोई शोधकर्ता अपने अध्ययन में निराकरणीय परिकल्पना निरस्त कर देता है और वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार करता है, तो इसमें किस प्रकार की त्रुटि की संभावना हो सकती है? टाइप 1 एरर, टाइप 1 त्रुटि। जब कोई शोधकर्ता अपने अध्ययन में निराकरणीय परिकल्पना यानी एच निरस्त कर देता है, इसको स्वीकार नहीं करता, इसको मतलब कि निरस्त कर देता है, और वैकल्पिक परिकल्पना होती है H1, इसको स्वीकार कर लेता है और इसको स्वीकार नहीं करता है। तो इस प्रकार मतलब इस स्थिति में जो त्रुटि 1 है, ये मतलब त्रुटि 1 टाइप की संभावना हो सकती है, और जो कि ये है, ये त्रुटि एक गलत असक्त परिकल्पना की अस्वीकृति है, मतलब कि ये गलत माना जाएगा और ये सही माना जाएगा। आगे देखते हैं, किस शोध अभिकल्प डिजाइन में चर को नियंत्रण करने की अपेक्षा चयनित किया जाता है? प्रायोगिक शोध, ऐतिहासिक शोध, कार्योत्तर शोध अभिकल्प, वर्णनात्मक सर्वेक्षण अभिकल्प। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्योत्तर शोध अभिकल्प। कार्योत्तर शोध अभिकल्प में चर को नियंत्रित करने की अपेक्षा चयनित किया जाता है, माने कि उसको चुन लिया जाता है, और यह एक विधि है जिसमें पहले से मौजूद गुणों वाले समूहों की तुलना कुछ आश्रित चर पर की जाती है। एक्स पोस्ट फैक्टो जो ये विधि होती है, शोध विधि है, इसको कार्योत्तर शोध को कैजुअल कोऑपरेटिव रिसर्च भी कहते हैं, और इसमें स्वतंत्र चर प्रायः निष्क्रिय हो चुका होता है तथा जो इसमें किसी भी प्रकार का जोड़ तोड़ है वो नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या है? सी, कार्योत्तर शोध अभिकल्प। कार्योत्तर शोध अभिकल्प। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, शोध में आईसीटी का गलत प्रयोग का उदाहरण कौन सा है? तो शोधकर्ता की ओर से तकनीकी चूक। शोधकर्ता की ओर से तकनीकी चूक, ऐसा तो नहीं है, ये सही है। आईसीटी संसाधनों का अपर्याप्त प्रावधान, ये भी सही है। शोध नैतिकता का उल्लंघन, ये भी। आईसीटी संसाधनों की तकनीकी विशेषता का अभाव, ये गलत उदाहरण है। आईसीटी संसाधनों की तकनीकी विशेषता का अभाव, ये गलत उदाहरण है। शोध में जो आईसीटी के गलत प्रयोग का उदाहरण है आईसीटी संसाधनों की तकनीकी विशेषता का अभाव, क्योंकि आईसीटी के प्रयोग की जानकारी का अभाव दिक्कतें उत्पन्न कर सकता है। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर के रूप में चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए के बारे में क्या कहा गया है कि कक्षा की स्थिति के अनुसार संप्रेषण के कुछ माध्यम अन्य की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। कक्षा की स्थिति के अनुसार संप्रेषण के कुछ माध्यम अन्य की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। तर्क बता रहा है कि किसी माध्यम का चयन छात्रों के लिए संदेश की प्रकृति से सीधा संबंध रखता है। किसी माध्यम का चयन छात्रों के लिए संदेश की प्रकृति से सीधा संबंध रखता है। तो जो अभिकथन है, अब देखिए इसमें विकल्प में क्या बताया गया है। विकल्प में बताया गया है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही सही हैं। दोनों ही सही है क्योंकि ये जो तर्क कारण है वो मतलब असर्शन है, वो रीजन का व्याख्या कर रहा है। इसमें वही चीज बताया गया है कि कक्षा की स्थिति के अनुसार संप्रेषण के कुछ माध्यम की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। दोस्तों इसका जो आंसर है वो हम क्या या क्यों करके निकाल सकते हैं। जैसे इसमें बताया गया कि कक्षा की स्थिति के अनुसार संप्रेषण के कुछ माध्यम अन्य की तुलना में अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि किसी माध्यम का चयन छात्रों के लिए संदेश की प्रकृति से सीधा संबंध रखता है। क्योंकि किसी माध्यम का चयन छात्रों के लिए संदेश की प्रकृति से सीधा संबंध रखता है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में क्या बताया जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बताया गया है कि छात्रों के संप्रेषण कौशल को किसकी सहायता से सुधारा जा सकता है। छात्रों के संप्रेषण कौशल को किसकी सहायता से सुधारा जा सकता है। तो इसमें बताया गया है कि सामान्य प्रश्न पूछकर, नई प्रौद्योगिकी के संपर्क में लाकर, समीक्षात्मक चिंतन की प्रक्रिया को संवर्धित करके, शब्दावली का विभेदक अनुप्रयोग सुनिश्चित करके, सीमित श्रवण द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। 2, 3, 4। नई प्रौद्योगिकी के संपर्क में आकर, समीक्षात्मक चिंतन की प्रक्रिया को संबंधित करके और शब्दावली का विभेदक अनुप्रयोग सुनिश्चित करके। आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि व्यवस्थित कक्षा संप्रेषण को कहा जाता है। व्यवस्थित कक्षा संप्रेषण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतः वैकल्पिक व्यक्तित्व संप्रेषण, ऊर्ध्वाधर संप्रेषण, सामूहिक संप्रेषण, प्रयोजन रोधी संचार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रुप कम्युनिकेशन, सामूहिक संप्रेषण। व्यवस्थित कक्षा संप्रेषण को क्या कहा जा सकता है? सामूहिक संप्रेषण कहा जा सकता है, क्योंकि सामूहिक संप्रेषण जहां होता है उस जगह छात्र स्वयं को आनंद पूर्वक, मतलब छात्र स्वयं अपना जो अधिगम है उसको आनंद पूर्वक करते हैं, क्योंकि कक्षा संप्रेषण में अध्ययनरत छात्रों का समूह होता है और व्यवस्थित कक्षा संप्रेषण को सामूहिक संप्रेषण के अंतर्गत लाया जा सकता है। कक्षा संप्रेषण कैसा होता है? समूह होता है, ग्रुप होता है, तो इसको क्या कह सकते हैं? ग्रुप कम्युनिकेशन कह सकते हैं। आगे देखते हैं। कक्षा में एक प्रभावी संप्रेषण हेतु शिक्षक द्वारा शुरुआत करनी चाहिए। कक्षा में एक प्रभावी संप्रेषण हेतु शिक्षक को किसके द्वारा शुरुआत करनी चाहिए? किसके द्वारा, कौन सी चीज के द्वारा शुरुआत करनी चाहिए? वैचारिक झुकाव, व्यंग्योक्ति, ध्यान दिए जाने संबंधी निर्देशन, श्रोता संवर्ग का विश्लेषण। आंसर नंबर हो जाएगा डी, श्रोता संवर्ग का विश्लेषण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रोता संवर्ग का विश्लेषण। एक शिक्षक का किसी की ताकत और कमजोरी, वास्तविकता की स्वीकृति और किसी की क्षमता के प्रयास को जानना होता है। मतलब कि जो एक शिक्षक है वो छात्र की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, वास्तविकता को स्वीकार करता है, मतलब उसकी क्षमता के प्रयास को जानता है, क्योंकि जब वो इन चीजों को जानेगा नहीं तो उनको शिक्षा कैसे देगा। इस प्रकार से एक शिक्षक को कक्षा में एक प्रभावी संप्रेषण हेतु एक श्रोता संवर्ग का विश्लेषण से शुरुआत करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। इसके आगे का जो पार्ट है वो अगली क्लास में मिलेगा आपको देखने को। तो फ्रेंड्स, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें और यदि आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी जो भी टॉपिक्स हैं, यूजीसी नेट पेपर 1 और इतिहास संबंधित विषय की तैयारी करवाई जाती है। तो जो भी टॉपिक है पहले उनको विस्तृत रूप से समझाया जाता है, उसके बाद उनसे रिलेटेड PYQ करवाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित करना चाहते हैं, सफलता को एक नया आयाम देना चाहते हैं, तो हमसे जरूर जुड़ें। और आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।